साइमन कमीशन ने कहा कि वर्मा को भारत से अलग कर दिया, वर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए। ये बात कही गई कि वर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए और इन सभी समस्त बातों पर विचार करने के लिए क्या किया जाएगा? इन समस्त बातों पर विचार करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जाए। लंदन में गोलमेज सम्मेलन अच्छा, ऐसा हुआ क्यों? गोलमेज सम्मेलन की इस बात के लिए आवश्यकता पड़ी थी क्योंकि भारतीय लोग साइमन कमीशन का बहिष्कार कर रहे थे। अब बहिष्कार करने के कारण लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया, अब लंदन में गोलमेज सम्मेलन से पहले भारत में साइमन कमीशन का विरोध व्यापक स्तर पर होता रहा। भाई पतंगों पर उन्होंने नारे लिखकर उड़ाए, गुब्बारों पर उड़ाए, लाला लाजपत राय को चोटें लगी, सभी कई जगह हर जगह उनका विरोध किया गया, काले झंडे दिखाए गए, सब कुछ किया गया। लेकिन जब उनकी रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी थी साइमन कमीशन के जो बहिष्कार के समय, जब साइमन कमीशन का बहिष्कार हो रहा था, उस समय भारत सचिव कौन था? भारत सचिव थे बर्किनहेड। भारत सचिव बर्किनहेड ने ये बात कही कि हम आपको साइमन कमीशन के माध्यम से आपको उत्तरदायी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग मुझे काले झंडे दिखा रहे हैं। ऐसी बात गलत है, हम ऐसे नहीं काम कर पाएंगे, ऐसा आप कुछ कर भी नहीं पाते हो और ऊपर से हम तो करने की कोशिश करते हो, उसका विरोध करते हो। इस बात को लेकर के बर्किनहेड ने कई बार बात कही और उन्होंने कहा कि भारतीयों के सामने तब इन बर्किनहेड ने भारतीयों के सामने एक चुनौती प्रस्तुत कर दी। चुनौती क्या प्रस्तुत की? उन्होंने कहा कि आप ऐसे संविधान का निर्माण करो जिसमें जो प्रत्येक पार्टी या प्रत्येक भारतीय को मान्य हो, जो सहमति सबकी हो। अच्छा, भारत के लोगों में एक ज्यादातर अपेक्षा होती है, जब भी कोई चुनौती देता है तो कहता ठीक है हम चुटकियों में ही स्वीकार करें, चाहे जैसा व्यक्ति हो, आप चाहे 10 किलो को सामने वाला 1 कुंटल का, तभी अरे हम चुटकियों में आपको उड़ा देंगे। तो उन्होंने तुरंत ही क्या किया, इसकी आवश्यकता कम बोले क्या चाहिए हो जाए। अब आवाज नहीं है। अरे ठीक, जब उन्होंने कहा कि इन्होंने चुनौती को जैसे दिया, बर्किनहेड ने, भारत सचिव है बर्किनहेड, इन्होंने चुनौती को जैसे भारतीयों को दिया तो ऐसे संविधान का निर्माण करो जो सभी को मान्य हो, सभी पार्टियों को मान्य हो। इस उद्देश्य से इस चुनौती को स्वीकार कर लिया भारत। अब भारत में स्वीकार करने के बाद 28 फरवरी 1928 को क्या किया गया? 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। अब देखो, सर्वदलीय का मतलब है उस समय भारत में जितने दल होंगे उनकी सबकी। दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और जिसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर अंसारी।
ये डॉक्टर अंसारी उसके अध्यक्ष बनाए गए सर्वदलीय बैठक के। और जब डॉक्टर अध्यक्ष स्वीकार, अब इन्होंने इस कमेटी में चुनौती को स्वीकार किया था, चुनौती को स्वीकार किया। जब बर्किनहेड ने चुनौती दी कि आप ऐसे संविधान का निर्माण करिए जो सभी दलों को मान्य हो या सभी भारतीयों को मान्य हो, तब 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और उस बैठक के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर अंसारी। क्या ध्यान रखना, डॉक्टर अंसारी अध्यक्ष बनाए गए और उस बैठक में बर्किनहेड के द्वारा दी गई चुनौती को स्वीकार कर लिया गया। अब जो स्वीकार कर लिया गया और इसी डेट पे 28 फरवरी 1928 को जब चुनौती को स्वीकार करने के लिए ऐसे संविधान की योजना, ऐसे संविधान के निर्माण की योजना का प्रस्ताव जिसे किया जाए, जिसे पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था हो सके। भारतीयों ने कहा कि ऐसे संविधान निर्माण की योजना का प्रस्ताव किया जाए जिससे क्या किया जाए, उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था हो सके। ऐसा संविधान हम बनाएंगे, ऐसी बात कही गई इस सर्वदलीय बैठक में। कहा कि हम ऐसे संविधान का निर्माण करेंगे जिसमें उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था हो सके, ये बात आती है। फिर क्या हुआ, 11 मई 1928, 11 मई 1928 की बात है। 11 मई 1928 में एक दूसरी बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक, दूसरी बैठक। और ये बैठक कहाँ हुई, बम्बई। बम्बई में जो दूसरी बैठक सर्वदलीय बैठक हुई और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, इसके अध्यक्ष JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए गए। किसके, जो दूसरी बनाई गई नेहरू की अध्यक्षता में ये क्या किया गया, दूसरी बैठक हुई और इन्हीं की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। इन्हीं की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति गठित की गई और किस बात के लिए, संविधान निर्माण के लिए 7 सदस्यीय समिति गठित की गई और जिसका जो समिति का गठन किया गया संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण, संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करना। ठीक, 7 सदस्यीय समिति का केवल कार्य यह है कि संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करना। ठीक, जहां पर ना समझ पाए वहां पर पहले देखो, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, हमने बताया था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का घोर विरोध होने के बाद जब घोर विरोध हुआ और विरोध होने पर भारत में इनकार कर दिया गया, सब लोग मानने को तैयार नहीं थे, तब भारत सचिव बर्किनहेड ने भारतीयों के सामने एक चुनौती पेश कर दी और कहा कि यदि आप लोग ऐसा एक संविधान बनाकर दो जो सभी को मान्य हो, मैं उसे लागू कर दूंगा, ऐसी बात बर्किनहेड ने कही। तब 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और उस बैठक में बुलाई गई जो बैठक, उसकी अध्यक्षता की डॉक्टर अंसारी ने और यही अध्यक्ष थे और उसी ने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद उस पर उन्होंने, भारतीयों ने विचार विमर्श यह किया कि ऐसे संविधान का निर्माण किया जाए जिसमें उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था हो। दूसरी बात, फिर 11 मई 1928 पर दूसरी सर्वदलीय बैठक हुई थी, सिंगल नहीं थी, दूसरी सर्वदलीय बैठक हुई और वो हुई थी मुंबई में और उसके अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ही संविधान के सिद्धांत के निर्माण के लिए एक प्रारूप समिति बनाई। ठीक, ध्यान रखना, संविधान निर्माण के सिद्धांतों का निर्धारण करने के लिए 7 सदस्यीय समिति बनाई गई और जिसके अध्यक्ष वो संविधान नहीं है, यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, उसकी बात, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, जवाहरलाल नेहरू। ठीक, जब इसमें क्या किया गया,
जब अन्य सदस्यों में अगर बात की जाए, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, एस.एम. आर्य, चाहो तो ये लिख लीजिए नीचे, इसके नीचे लिखना, इसके नीचे अन्य सदस्य तेज बहादुर सप्रू, अन्य सदस्य तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, एम.एस. खाड़े, एम.एस. खाड़े, एम.एस. खाड़े, सरदार मंगल सिंह, सरदार मंगल सिंह, इमाम अली, इमाम अली, इमाम अली, कामा जी.आर. प्रधान, जी.आर. प्रधान, और एक लोग और आते हैं शोएब कुरैशी, शोएब कुरैशी। ये सभी सदस्य अन्य सदस्यों में से आते हैं, 7 सदस्य के अलावा अन्य सदस्य भी इसमें शामिल थे। इन समस्त लोगों ने मिलकर के जब नेहरू समिति बनी और उसमें इन समस्त लोगों ने मिलकर के 10/8/1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर 10/8 मतलब अगस्त, 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की, रिपोर्ट प्रस्तुत की, ऐसे कहिए, जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, और इसी को हम क्या कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट। इन सभी सदस्यों ने मिलकर के जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसी को हम कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट में क्या कहा गया, तो पहली बात तो सुनो, कहा गया कि भारत को पूर्ण औपनिवेशिक राज्य का दर्जा है। क्या कहा गया, भारत को पूर्ण औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दे दिया जाए, ठीक, भारत को पूर्ण औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरी बात, 1909 में लागू, देखो 1909 में एक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति लागू की गई, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति लागू की गई, उसको समाप्त कर 1909 में लागू सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को समाप्त किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को समाप्त कर दिया जाए और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली, इसके स्थान पर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लागू की जाए, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लागू की जाए। ऐसा कहा कि यहाँ पर जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति है उसको हटा करके क्या किया जाए, निर्वाचन संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लगा दी जाए। मुस्लिम अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का मतलब समझते हो, हाँ, तो वो अल्पसंख्यक किसे कहा जाता है, किस आधार पर कहा जाता है, जनसंख्या कितनी हो तो अनुपात नहीं किया है। देखो हम आपको बता दें, अल्पसंख्यक वो कहा जाता है जिनकी जनसंख्या 50% से कम हो। जैसे आप हरदोई में हैं, हरदोई में अगर अल्पसंख्यक के हरदोई जिले को आप निकालेंगे तो आप ऐसे मान चलिए जिनकी जनसंख्या 50% से कम, जैसे हिंदू वर्ग की जनसंख्या 50% से अधिक है, और अगर मान ले इस्लाम धर्म के मुस्लिम वर्ग के लोगों की संख्या 40% है, तो ये इनको छोड़ करके जिनकी है कम वो सभी क्या हो जाएंगे, अल्पसंख्यक।
वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आ जाए। जैसे आप गौर से पढ़ो तो यही मिलेगा, हर जगह देखना, कभी गौर करना, ये संख्या इसी आधार पर, तभी तो इस्लाम धर्म को अल्पसंख्यक की श्रेणी में, हिंदू धर्म को छोड़ करके और कोई ऐसा धर्म बताओ जिसमें जिन लोगों को अल्पसंख्यक नहीं माना गया, बाकी सभी को तो अल्पसंख्यक माना गया। इस कारण ही ये उनकी संख्या 50% से अधिक है तो वो नहीं अल्पसंख्यक, बाकी सब अल्पसंख्यक की श्रेणी में आएंगे। यही बात मुस्लिम अल्पसंख्यक के बारे में कहा गया, कुछ स्थान सीटें निश्चित कर दी जाए। लेकिन अगर बात मुस्लिम अल्पसंख्यक अगर देखा जाए पंजाब और बंगाल, हमारी बात यहाँ पर समझ लेना आप लोग, जब कहा गया है कि जहां अल्पसंख्यकों के लिए कुछ स्थानों पर सीटें निश्चित कर दी जाए, लेकिन पंजाब और बंगाल में जो क्या कहा गया, इस्लाम धर्म बहुल्य क्षेत्र है। पंजाब में सबसे ज्यादा, उस समय तो पाकिस्तान एक में ही था, तो उस समय वहां पर पंजाब में मुस्लिमों की संख्या अधिक है, बंगाल में भी मुस्लिमों की संख्या अधिक है। जहां पर ये बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर उनको ये क्षेत्र आरक्षित नहीं रखे जाए। जहां पर ये अल्पसंख्यक की श्रेणी में है वहां पर सीटें आरक्षित कर लीजिए, और जहां पर नहीं है वहां पर इनकी सीटें आरक्षित नहीं होगी। खासकर पंजाब और बंगाल, जहां पर इनका बहुमत 50% से अधिक है, तो वहां पर सीटें सुरक्षित रखने का मतलब क्या है, ये आधार। तीसरी बात, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। चौथा नंबर डालना, ये तीसरी बात बताई थी। चौथा, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। अच्छा, फिर बात कही गई थी कि पांचवी बात, इस नेहरू रिपोर्ट में क्या मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया? ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। देखना, कुल 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई। कुल 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई। ठीक, कुल 19 मौलिक अधिकार नेहरू रिपोर्ट में मांगे गए थे। पहला आपको बता दें, महिला सम्मान और वयस्क मताधिकार शुरुआत में ही है। इसी में महिला सम्मान और वयस्क मताधिकार का सबसे पहले मौलिक अधिकारों में उल्लेख यहीं पर भारत में किया गया। ठीक, महिला सम्मान के बारे में। और आगे क्या कहा गया नेहरू रिपोर्ट में? कहा केंद्र और राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की। केंद्र प्लस राज्य में क्या करना है, हमें उत्तरदायी सरकार चाहिए। ये बात नेहरू रिपोर्ट में कही। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था होनी चाहिए, ये भी कहा। जैसे केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था होनी चाहिए। और कैसी द्विसदनात्मक व्यवस्था? केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, जो कैसे दो सदन बनेंगे केंद्र में? एक तरफ तो क्या रहेगा, एक तरफ रहेगा निम्न सदन, और एक तरफ उच्च सदन। और ये निम्न सदन को हम क्या कह सकते हैं? प्रतिनिधि सदन। इसी को हम कहेंगे प्रतिनिधि सदन। ठीक, ये जिसे आप लोकसभा के समय वर्तमान में कह सकते हो। उच्च सदन को हम सीनेट कहेंगे। ठीक, उस समय की बात है, नेहरू रिपोर्ट में जब बात मांग की गई थी। और इसी में कहा गया कि कार्यपालिका विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी भी होगी। जो कार्य परिषद होगी वो कार्यपालिका जो है वो विधान पालिका या विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। इसमें जो कार्यपालिका, बाद में चाहे तो लिख लेना, कार्यपालिका विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी सरकार की होगी, उत्तरदायी होगी। संसदीय शासन की स्थापना, अर्थात यहाँ पर कहा गया संसदीय शासन की स्थापना। ये बात नेहरू रिपोर्ट में इन्होंने मांग की। फिर धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना।
क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? हाँ, ठीक। अच्छा, और भी बताया गया था कि सिंध को बंबई से पृथक प्रांत बनाया जाए। जो सिंध का क्षेत्र है, सिंध को बंबई से पृथक, यहाँ पर सही निकलेगा, मैंने देखो उल्टा सीधा का, सिंध को बंबई से पृथक राज्य बनाया जाए, पृथक प्रांत बनाया जाए, राज्य पृथक प्रांत बनाया जाए, ऐसी बात कही गई थी। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को पूर्ण प्रांत बनाया जाए। उत्तर पश्चिम सीमा जो है, उत्तर पश्चिम सीमा को पूर्ण प्रांत बनाया जाए। ठीक, उत्तर पश्चिम सीमा को भी पूर्ण प्रांत बनाया जाए। देशी राज्यों को उत्तरदायी शासन की स्थापना के बाद, जो देशी, भाई इनमें देशी राज्य भी तो होंगे उस समय, देशी राज्य थे या नहीं थे? देशी राज्य जो है, जो छोटे छोटे राजा बचे हुए थे, उनको क्या दिया गया? उनसे कहा गया कि उत्तरदायी शासन की स्थापना करें और उसके बाद में वो संघ में शामिल, उसके बाद में वो संघ में अवश्य शामिल हो जाए। उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने के बाद संघ में शामिल हो, संघ का मतलब केंद्र में शामिल हो जाए, ऐसी बात कही थी। भारत में एक प्रतिरक्षा समिति होगी। हाँ, उत्तर पश्चिम सीमा को पूर्ण प्रांत बनाया है। ठीक, भारत में एक प्रतिरक्षा समिति, भारत में एक प्रतिरक्षा समिति गठित की जाए या बनाई जाए। प्रतिरक्षा समिति गठित की जाए या बनाई जाए, ऐसी बात कही थी। प्रतिरक्षा समिति की बनाई जाए। उच्चतम न्यायालय लोक सेवा आयोग तथा उच्चतम न्यायालय व लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। अब यहाँ पर एक शब्द ये जरूर नोट कर लेना, लोक सेवा आयोग का या लोक सेवा आयोग की पहली बार मांग कब की गई थी? 1928 में। किसमें? नेहरू। देखो लाइट यहाँ से जल पाएगी, इधर लाइट पंखा तो चल रहा है, तो लाइट जला जैसा चल रहा है बोल जाए, पीछे से भी जला दो। पंखा बंद करो, पंखा बंद कर दीजिए, लाइट जला अच्छा, जब इन्होंने कहा कि उत्तरदायी सरकार भारत में सम्मिलित उच्चतम न्यायालय लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में पहली बार यहाँ पर बात कही गई थी, और ये बात करने के बाद भारत में प्रतिरक्षा तंत्र की स्थापित करने की बात कही। अब देखना, जब ये सभी चीजें कही तब अगस्त 1928, हमारी बात सुनो, अगस्त 1928 को फिर से एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। अब देखना, सबसे पहले जो सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? जो दिल्ली में, कौन? डॉक्टर अंसारी। अब अगस्त 1928 को सर्वदलीय, नोट करके चाहे तो लिखना, नोट, अगस्त 1928 को सर्वदलीय बैठक लखनऊ में बुलाई गई। ठीक, ये कहाँ है? लखनऊ। पहली दिल्ली में, दूसरी मुंबई में और तीसरी लखनऊ में सर्वदलीय बैठक का सम्मेलन हुआ। सर्वदलीय बैठक लखनऊ में सम्मेलन, और इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर अंसारी बने। इसके भी अध्यक्ष कौन? डॉक्टर अंसारी बने, और जिनकी अध्यक्षता में की गई नेहरू पर नेहरू रिपोर्ट। अब यही थी बैठक में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई कांग्रेस की सर्वदलीय बैठक में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई, और यहीं पर थोड़ा विचार विमर्श करने के बाद नेहरू रिपोर्ट को सर्वदलीय बैठक ने स्वीकार कर लिया।
अब देखो, इस नेहरू रिपोर्ट को सर्वदलीय बैठक ने यहाँ पर तो स्वीकार कर लिया। अब जब नेहरू रिपोर्ट को सर्वदलीय बैठक ने स्वीकार कर लिया, तब तो फिर सीधी सी बात संविधान बन जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और सत्यमूर्ति भक्त जैसे युवा डोमिनियन स्टेट की जगह पर पूर्ण राज्य का दर्जा मांगने की कोशिश में लग गए। कौन कौन? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और सत्यमूर्ति भक्त। इन्होंने डोमिनियन स्टेट की जगह पर कहा कि हमें पूर्ण राज्य चाहिए, पूर्ण स्वराज्य। ठीक, क्या लिखो? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू व सत्यमूर्ति भक्त जैसे युवा डोमिनियन स्टेट के स्थान पर, डोमिनियन स्टेट की जगह पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य बनाना चाहते हैं। क्या क्या? वो उधर की है, ये हम सर्वदलीय बैठक की बात बता रहे हैं। ध्यान रखना, सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की बात कर रहे हैं, वहां पर की जो आपने पढ़ा है वो उसकी जो रिपोर्ट बनती है उसकी बात आती है। सर्वदलीय बैठक पर जाना, क्या लिखा है? जवाहरलाल नेहरू क्या लिखा है? कांग्रेस का लक्ष्य, पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य बनाना चाहते थे। कांग्रेस का पूर्ण लक्ष्य बनाना, कांग्रेस का लक्ष्य बनाना चाहते थे। यहाँ पे बात लिखो, अतः जवाहरलाल नेहरू व बोस ने मिलकर 1928 में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की स्थापना। अब हमारी बात सुनो, जब 1928 को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में, और यहाँ पर सब कुछ विचार विमर्श करने के बाद में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। लेकिन कुछ युवा नेता जैसे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और कौन है, सत्यमूर्ति भक्त जैसे लोगों ने कहा ये डोमिनियन स्टेट की जगह पर, डोमिनियन स्टेट के स्थान पर कहा कि स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य कांग्रेस को बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने नेहरू रिपोर्ट का उनकी नेहरू रिपोर्ट का ही खंडन करना शुरू कर दिया, और इसी के उद्देश्य से उन्होंने 1928 में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। भारतीय स्वतंत्रता लीग की जब स्थापना की तब गांधी ने सरकार, अब देखना, जब भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना कर दी इन्होंने, और उधर क्या किया, गांधी ने सरकार को 1 साल के लिए समय दे दिया। गांधी जी ने क्या किया, हमारी बात समझते हैं, गांधी जी ने सरकार को 1 वर्ष का समय दिया। किस बात के लिए समय दिया? 1 वर्ष का समय दिया। अब चेतावनी दी, अगर 31/12/1929 तक, 31/12/1929 तक नेहरू रिपोर्ट अगर स्वीकार नहीं की, अगर डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया, तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य की मांग करेगी। देखो, यहाँ पर इन लोगों ने स्वतंत्र लीग की स्थापना की, नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की मांग की गई। डोमिनियन का मतलब कोई बताएगा? कैसे? कुछ कौन 3 अधिकार, सुनो, वो 3 अधिकार आपको बता दे रहे हैं। एक प्रतिरक्षा, संचार और विदेशी मामला।
तीन अधिकार अगर जिसके दायरे में है वो उसका उपनिवेश हो जाता है। वही डोमेनियन, उनसे कहा भारतीय लोग ये कहते हैं आप प्रतिरक्षा मतलब पुलिस प्रशासन व्यवस्था सेना ये और दूरसंचार और विदेशी मामले अपने साथ लेकर के पूरा भारतीयों को सौंप दीजिए। ये नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई थी कि डोमेनियन स्टेट का, लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस और नेहरू सत्यमूर्ति भक्त जैसे लोग कहते थे नहीं हमें पूर्ण स्वराज की मांग। यहीं पर क्या हुआ, आग लगनी शुरू हो जाती है पहली बार जब इन्होंने उधर गांधी जी ने नेहरू रिपोर्ट के रूप में समर्थन किया और अंग्रेजों से कहा, सरकार से कहा कि 31/12/1929 तक इस नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लो। अगर इस डेट तक आपने स्वीकार नहीं किया तो हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। अभी हम आपसे डोमिनियन स्टेट की भी मांग करेंगे। ये बात नीचे चाहे तो लिख लेना। गांधी जी ने, नीचे लिखो, गांधी जी ने सरकार को 1 साल का समय दिया, सरकार को 1 साल का समय दिया और चेतावनी दी। सरकार को 1 साल का समय दिया और चेतावनी दी, चेतावनी दी। चेतावनी दी कि अगर अगर 31/12/1929 तक 31/12/1929 तक नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर, नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर डोमेनियन स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया, डोमेनियन स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज, कांग्रेस पूर्ण स्वराज, तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज से कम किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगी, कम किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगी। स्वीकार नहीं करेगी, ये बात कही क्योंकि भारतीय युवा वर्ग जो है वो कह रहा कि हमें डोमेनियन नहीं पूर्ण स्वराज चाहिए, जबकि इन्होंने महात्मा गांधी ने कहा कि चलो ठीक है आप हमें 31/12/1929 तक हमें डोमेनियन स्टेट का ही दर्जा दे दो तब भी हम सही। अगर अन्य जब यहीं पर नेहरू रिपोर्ट व जिन्ना, अब नेहरू रिपोर्ट की बात करने के बाद जब नेहरू रिपोर्ट की सर्वदलीय बैठक में स्वीकार करने के बाद उधर जिन्ना ने भी अपनी बात कहनी शुरू की क्योंकि उन्हें पृथक निर्वाचन पद्धति के आधार पर उनका क्षेत्र सम्मिलित नहीं किया जा रहा था। तब उन्होंने संशोधन भी प्रस्तुत किए लेकिन बात नहीं बनी। तब नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना ने क्या किया, जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय कार्यक्रम पेश कर दिया। नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा की बात करें, नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा दिसंबर 1928 में जो कलकत्ता में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था उसमें जिन्ना ने मुस्लिम लीग की तरफ से 3 संशोधन प्रस्तुत किए। हमारी बात यहाँ पर समझना, क्या किताबों में उल्लेख इसका कम मिल सके आपको, जो दिसंबर 1928 में कलकत्ता में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया जिसमें जिन्ना ने मुस्लिम लीग की तरफ से 3 संशोधन प्रस्तुत किए थे। नेहरू रिपोर्ट में संशोधन प्रस्तुत करने के लिए कहा था और उसमें कहा था कि मुसलमानों के लिए 1/3 स्थान आरक्षित कर। देखो जब सर्वदलीय बैठक सम्मेलन हुआ था उस समय जिन्ना ने इस मुस्लिमों के लिए 3 संशोधन प्रस्तुत किए थे।
केंद्रीय विधानमंडल में कहा था, केंद्रीय विधानमंडल में मुस्लिमों के लिए 1/3 स्थान आरक्षित कर दिए जाए। ये बात कही थी नेहरू रिपोर्ट में संशोधन करने के लिए। फिर दूसरी बात, वयस्क मताधिकार को लागू होने तक कहा कि वयस्क मताधिकार को लागू होने तक पंजाब और बंगाल में जनसंख्या के अनुपात पर, पंजाब और बंगाल में जनसंख्या के आधार पर सीटों को आरक्षित बना रहने दिया है या सीटें आरक्षित हो। अब यही बात पंजाब और बंगाल वाली बात आ जाती है, जनसंख्या की जब तक वयस्क मताधिकार नहीं हो जाए तब तक इनको सीटों पर आरक्षण चाहिए। ये बात जिन्ना ने बात कही। तीसरी बात कही, अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में होनी चाहिए। अवशिष्ट शक्तियां जो है वो प्रांतों में होनी चाहिए। 3 उन्होंने नियम अपने प्रस्तुत किए थे, कहा कि ये नेहरू रिपोर्ट में क्या कर दो, बदलाव कर दो। अब जबकि नेहरू रिपोर्ट कहती है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होनी चाहिए, अब इन्होंने कहा अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में होनी चाहिए। 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए 1/3 स्थान जो आरक्षित करने की बात कह रहे हैं, इसी बात को क्या किया, जिन्ना की इन बातों को सर्वदलीय बैठक ने ठुकरा दिया। सर्वदलीय बैठक ने जिन्ना की इन मांगों को ठुकरा दिया और तभी जिन्ना के साथ मोहम्मद शफी और आगा खान, मोहम्मद शफी प्लस आगा खान और जिन्ना, इनकी देखो पहले से ये अलग थे, ये लोग तीनों लोग अब एक साथ मिल गए। जब क्या हुआ, जिन्ना की बातों को ठुकरा दिया गया, तब मोहम्मद शफी, आगा खां और जिन्ना तीनों एक ही गुट में मिल गए। नहीं, ये देखो हमारी बात सुना, नेहरू रिपोर्ट में 3 मांगे, नेहरू रिपोर्ट में संशोधन करने के लिए जिन्ना ने 3 मांगे प्रस्तुत की। एक तो 1/3 स्थान मुस्लिमों के लिए आरक्षित कर दिए जाए। फिर पंजाब बंगाल में जब तक व्यस्त जनसंख्या के आधार पर जब तक व्यस्त मताधिकार नहीं हो जाता है तब तक सीटें आरक्षित रहने दो। तीसरी बात, फिर आपको एक बात और बताई थी, फिर बताया था अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में हो। ये 3 संशोधन जिन्ना ने करवाने चाहे नेहरू रिपोर्ट में, लेकिन नेहरू रिपोर्ट में जब तीनों बातें, जब सर्वदलीय बैठक हुई उस बैठक में इनकी जिन्ना की ये तीनों बातें नहीं मानी गई। जब नहीं मानी गई तब जिन्ना हो गए नाराज, और जो नाराज हो गए तो नाराज हुए उसी समय मोहम्मद शफी और आगा खां और जिन्ना, ये 3 लोग आपस में मिलकर एक हो गए। इनका अलग गुट था, इनका अलग गुट था, इनका अलग गुट था, इन तीनों गुटों ने एक में मिल गए। अब तीनों गुट जब एक में मिल गए तब मोहम्मद शफी, जिन्ना, आगा खां की अध्यक्षता में दिल्ली में एक आल पार्टी मुस्लिम कांग्रेस की स्थापना की जाती है। अब जब ये तीनों लोग मिल जाते हैं, जब नेहरू रिपोर्ट में इनकी बात नहीं मानी गई तब इन लोगों ने क्या किया, इन आगा खां की अध्यक्षता में, आगा खां अध्यक्षता में एक दिल्ली में क्या करते हैं, बैठक करते हैं। कौन कौन, जिन्ना, मोहम्मद शफी और आगा, ये तीनों लोग क्या करते हैं, दिल्ली में एक बैठक आयोजित करते हैं और इसी में आल पार्टी मुस्लिम कांग्रेस, इसी बैठक में आल पार्टी मुस्लिम कांग्रेस की स्थापना की जाती है। आल पार्टी मुस्लिम कांग्रेस की स्थापना की जाती है। और जब स्थापना कर देते हैं, कांग्रेस ने किसी भी कार्य में सहयोग कर रहा है, और जब ये पार्टी का स्थापना करके इसका मूल उद्देश्य क्या बनाया गया ये कि कांग्रेस के किसी भी कार्य में कोई भी सहयोग नहीं करेगी।
अब इनका उद्देश्य यही तय हो गया, कांग्रेस के किसी भी कार्य में सहयोग नहीं करें। कांग्रेस के किसी भी कार्य में सहयोग न करने का निर्णय लिया गया। ठीक, सहयोग न करने का निर्णय लिया गया। क्या ये पार्टी आपने ऑल पार्टी मुस्लिम कांग्रेस की स्थापना ये पढ़ा है पहले? तभी आप की टेक्निकल बात आपको सर्वदलीय बैठक समझाने के लिए ज्यादा शांत है, कभी नहीं पता चल रहा। अब सुनो, यहाँ पर जो ऑल पार्टी मुस्लिम लीग की स्थापना, ऑल पार्टी मुस्लिम कांग्रेस की स्थापना करके कांग्रेस के किसी भी कार्य में सहयोग न करने का निर्णय लिया गया। अब यहीं से विरोध किया जाएगा और यहीं पर जिन्ना ने, जब देखो यही पार्टी जो जिन्ना का शब्द नाम आता है, जिन्ना ने अब 14 सूत्री अपना मांग पत्र किया। उधर गांधी जी ने क्या किया कि उन्होंने कहा था कि 31 कब तक देश दी थी? हाँ, 1929 तक अगर बात हमारी नहीं मानी गई तो क्या करेंगे? हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। और इधर जिन्ना ने 14 सूत्री मांगे रख दी। गांधी जी ने जब 14 सूत्री मांगे रखी, उनकी पहले बात यह है। गांधी जी ने, अब देखो यहीं से जब सहयोग न करने का निर्णय लिया, जिन्ना ने 14 सूत्री, जिन्ना ने 14 सूत्री कार्यक्रम पेश किया। क्या 14 सूत्री मांगे रखी? 14 सूत्री मांगे रखी, 14 सूत्री मांगे रखी। और जब 14 सूत्री गांधी मांगे रखी, इसी समय सबसे पहले गांधी जी ने इन्हें कायदे आजम की उपाधि दी। ठीक, गांधी जी ने इन्हें कायदे आजम जब मांगे रखी, गांधी जी ने सर्वप्रथम, गांधी जी ने सर्वप्रथम कायदे आजम का। अब देखना तर्क कहां तक सही निकलता है। जब 14 सूत्री मांग पत्र इन्होंने पेश किया और लेकिन तभी गांधी जी ने इन्हें कायदे आजम की उपाधि दी। ऐसा क्यों हुआ? क्यों कायदे आजम को कहा गया? भाई जब उन्होंने मांग पत्र रख दिया, इसलिए कहा गया कि जो 14 सूत्री मांग पत्र में उन्होंने 14 मांगे रखी थी, कि उसमें केवल एक मांग गलत थी। सांप्रदायिक आधार पर जो निर्णय लिया गया था सीटों का बंटवारा, वो बात गलत थी, बाकी उनकी सभी मांगे जायज। इसलिए गांधी जी ने इन्हें सर्वप्रथम कायदे आजम कहा कि मांगे, तुम्हारी सभी मांगे जायज है। ठीक, जो जायज है इस कायदे में है, जो तुम्हारी मांगे वो कायदे हैं। एक सांप्रदायिक निर्वाचित पद्धति, जो पृथक निर्वाचित प्रणाली की बात आप कर रहे हो, वो गलत है। उसी के वजह से गांधी जी ने इन्हें सबसे पहले कायदे आजम की उपाधि दी थी और कायदे आजम कहा गया। ठीक, इनकी 14 सूत्री मांग पत्र की जरूरत नहीं, चाहे तो बता देंगे। 2 नवंबर 1929 2 नवंबर 1929 को क्या किया गया कि देश के प्रमुख नेताओं ने दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया। ठीक, देश के प्रमुख नेताओं ने दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन। लक्ष्य से लिखना क्या होता है? जिन्ना की मांग है 14 सूत्र, आवश्यकता नहीं थी तो नहीं था, तो चाहो तो लिख लीजिए। प्रांतों में स्वतंत्रता एक समान होनी चाहिए, हमारी बात सुन लो, और भावी संविधान का स्वरूप संघात्मक हो, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हो। सभी प्रांतों में विधानसभा संस्थाओं में अल्पसंख्यक वर्ग को निश्चित प्रतिनिधित्व मिले। फिर आती है विधानमंडलों में मुस्लिमों की 1/3
एक तिहाई प्रतिनिधित्व मिले। ये जो पृथक निर्वाचन पद्धति को इसी आधार पर हमने कहा था और बताया कि अल्पसंख्यक एक पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रतिनिधित्व दिया जाए। जो पृथक निर्वाचन पद्धति है इसी को अलग करने की बात है। फिर बंगाल, पंजाब और बंगाल पश्चिमोत्तर में जहां पर जो मुस्लिम वर्ग है इनका प्रभावित बहुमत है, वहां पर बहुमत ना हो कोई दिक्कत नहीं। फिर सभी संप्रदाय धार्मिक रूप से स्वतंत्र होने चाहिए। फिर बात कही गई थी यदि कोई संप्रदाय किसी विधेयक को 3/4 मत से विरोध करे तो उसे पारित ना किया जाए। फिर सिंध को बंबई से अलग कर दिया जाए, ये भी बात कही थी। पश्चिम सीमा प्रांत बलूचिस्तान में सुधार लाया जाए। सरकारी सेवाओं में मुसलमानों को आरक्षण मिले। फिर मुस्लिमों को उनकी संस्कृत शिक्षा आदि के लिए संवैधानिक संरक्षण की व्यवस्था की जाए। केंद्र अथवा प्रांतीय मंडल में कम से कम 1/3 मंत्री मुस्लिम होने चाहिए। 1/3 केंद्रीय विधानमंडल द्वारा भारतीय परिसंघ की इकाई राज्यों की अनुमति के बिना संविधान में परिवर्तन संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। केवल इनमें सभी 14 सूत्री मांग पत्र में सबसे ज्यादा जो मानने योग्य बात नहीं है वो पृथक निर्वाचन पद्धति। बाकी 13 मांगे स्वीकार की जा सकती हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जब उनको पृथक निर्वाचन पद्धति के आधार पर गांधी जी की बातें स्वीकार नहीं की गई, तब 2 नवंबर 1929 में देश के सभी प्रमुख नेताओं ने क्या किया, मिलकर के दिल्ली में एक सम्मेलन बुलाया और उसमें एक सम्मेलन बुलाया और उसमें एक घोषणा पत्र पढ़ा गया। घोषणा पत्र पढ़ा गया, ठीक। जो दिल्ली में सम्मेलन बुलाया गया, सम्मेलन का आयोजन किया गया, उसमें एक घोषणा पत्र पढ़ा गया या जारी किया गया, उसी को हम कहते हैं दिल्ली घोषणा पत्र। ये जो घोषणा पत्र पढ़ा गया या जारी किया गया और इसी को हम कहते हैं दिल्ली घोषणा पत्र। ये किस लिए किया गया? ये दिल्ली घोषणा पत्र उसी को कहा गया है और वायसराय इरविन ने, अब देखना, दिल्ली घोषणा पत्र जो पढ़ा गया उसमें भी भारतीयों ने कई मांगे, किससे? लॉर्ड वायसराय लॉर्ड इरविन थे, उस समय उनसे मांगे रखी गई, लेकिन वायसराय लॉर्ड इरविन ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस दिल्ली घोषणा पत्र को वायसराय लॉर्ड इरविन ने अस्वीकार कर दिया। लॉर्ड इरविन ने इसे स्वीकार कर दिया दिल्ली के घोषणा पत्र को। तब तक कांग्रेस का उधर लाहौर अधिवेशन 1929 जारी होता है कि जो वार्षिक अधिवेशन होता है वो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 होगा। अब सुनो, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 से जब लागू होता है, शुरू होता है, तब तक, अब हमारे पास कब तक डेट दी गई थी? 31 दिसंबर 1929, और इसी डेट में लगभग 1929 में लाहौर में अधिवेशन होता है 1929 में, और उसको जो गांधी नेहरू रिपोर्ट थी, नेहरू रिपोर्ट को 1 साल पूरा हो गया। तब तक 1 साल पूरा हो चुका था नेहरू रिपोर्ट के लिए, और सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को 1 साल पूर्ण होने पर भी सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। क्या सरकार ने स्वीकार किया? नहीं स्वीकार किया। जब स्वीकार नहीं किया तब 31/12/1929 को लाहौर में अधिवेशन हुआ और उस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। बात समझना, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और यहीं पर अगर देखा जाए 31 को जो नेहरू रिपोर्ट जानते हो, 31/12 को ये लाहौर में अधिवेशन हुआ, 31 के बाद में पहली तारीख 1/1/2030 को जो नेहरू रिपोर्ट को रावी नदी में बहा दिया गया था। ये बात ध्यान रखना, अगर कहीं तर्क वितर्क वाली बात आ जाए, उस नेहरू रिपोर्ट का हुआ क्या? रावी नदी पे उसे बहा दिया गया। पहली बार तो कब बहाया जाता है वो आपको बताते हैं। पहले नेहरू रिपोर्ट को 1 साल पूर्ण हो गए थे और सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। सरकार ने जो स्वीकार नहीं किया, तब तक 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में क्या हुआ? कांग्रेस का सम्मेलन, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और उसमें नेहरू रिपोर्ट और डिवीजन स्टेट की मांग को रद्द कर दिया।
जो लाहौर अधिवेशन हुआ उसमें डोमिनियन स्टेट और नेहरू रिपोर्ट दोनों को कांग्रेस ने रद्द कर दिया। अब पहली बार पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया। कांग्रेस ने क्या रखा? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य, कि हमें पूर्ण स्वराज से लक्ष्य से कुछ नहीं चाहिए। अर्धराष्ट्र को यहीं पर रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर को 12 बजे रात को जवाहरलाल नेहरू ने अर्धराष्ट्र को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया था और आपको स्वराज की मांग को निश्चित किया था। और बता दें, यही जब तिरंगा झंडा स्वराज की मांग को निश्चित किया गया था, तभी नेहरू रिपोर्ट को कहा रावी नदी में बहा दिया गया था और तब डेट लगेगी 1। ठीक तरह की बात आती है तो 12 बजे 1 को तब यहीं पर नेहरू ने भाषण, जब रात को उन्होंने भाषण दिया, तब उन्होंने कहा मैं समाजवादी तथा गणतंत्रवादी। यही बात लिखो, पहले आगे लिखो, कहां से बात हुई थी? अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। लिखो, कांग्रेस लाहौर अधिवेशन 1929, कांग्रेस लाहौर अधिवेशन 1929, कांग्रेस लाहौर अधिवेशन 1929। नेहरू रिपोर्ट 1 साल पूर्ण, नेहरू रिपोर्ट 1 साल पूर्ण। अब 1 साल पूर्ण हो गए नेहरू रिपोर्ट को, 1 साल पूर्ण। सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया, सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। देखो, सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया, 1 साल पूरा हो गया, स्वीकार नहीं किया। तब नीचे 31/12/1929। देखो, इस डेट को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। ठीक, 1929 जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, नेहरू की अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर हम यहाँ पर लिख दें लाहौर सम्मेलन हुआ, तो गलत न समझना, क्योंकि कांग्रेस का ही सम्मेलन है। लाहौर सम्मेलन हुआ। अब जो लाहौर सम्मेलन हुआ, यहीं पर क्या किया गया? अब नेहरू रिपोर्ट, अब जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? नेहरू रिपोर्ट व डोमेनियन, क्या है डोमेनियन स्टेट? डोमेनियन स्टेट का दर्जा की बात कही गई, डोमेनियन स्टेट की मांग को रद्द किया गया, की मांग को रद्द किया गया। कहा कि बहुत हो गया। अब गांधी जी से भी कहा गया कि आप अब शांतिपूर्वक एक तरफ बैठो, बहुत बार डोमिनियन राज्य की मांग कर चुके, अब नहीं, अब हम डोमिनियन नहीं लेंगे, अब हमें बढ़ा दीजिए। तो तुरंत इन्होंने क्या किया? डोमिनियन मांग को अलग रद्द कर दिया। और यहीं पर इंपॉर्टेंट के रूप में लिखा कि यहीं पर पहली बार पूर्ण स्वराज का लक्ष्य है, पहली बार पूर्ण स्वराज, पहली बार पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा है। अब एक बात और ध्यान रखना, इसमें लिखा पहली बार पूर्ण स्वराज का लक्ष्य, कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा है। कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया। अर्धराष्ट्र को यहीं पर अर्धरात्रि को रावी नदी के तट पर,
रावी नदी के तट पर क्या किया गया, अर्धरात्रि को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया, तिरंगा झंडा फहराया गया। ठीक, तिरंगा झंडा जब फहराया गया यहीं पर, अब देखो जब यहाँ पर 26 जनवरी को क्या रखा गया, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई थी। जब अर्धरात्रि को झंडा फहराया गया था उसी समय, जब एक तरफ नेहरू रिपोर्ट को रावी नदी में बहाया गया, पूर्ण स्वराज की मांग पर रखा गया, और 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी यहीं पर अर्धरात्रि के समय। अब प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। पहली बार 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस, अब फिर प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। हमारा भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो चुका है, लेकिन जब उसे हमने स्वतंत्रता दिवस तो हमारा 15 अगस्त हुआ, तो 26 जनवरी को गणतंत्र क्यों रखा गया, 26 जनवरी को देखो स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। कौन सा 26 नवंबर संविधान दिवस है, 26 नवंबर को संविधान लागू किया गया था। जो संविधान है 26 नवंबर को तैयार हो चुका था, लेकिन लागू पूर्ण रूप से किया गया था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी वो दिन निश्चित किया गया, वो यही पर इसके नीचे लिखो नेहरू का भाषण, अर्धरात्रि को झंडा तिरंगा फहराया गया, उसमें लिखो नेहरू का भाषण, नेहरू का भाषण, नेहरू का भाषण, उसमें लिखो पहली बार मैं समाजवादी गणतंत्रवादी, मैं समाजवादी व गणतंत्रवादी, मैं समाजवादी व गणतंत्रवादी, मैं समाजवादी व गणतंत्रवादी हूँ, और पहली बार इन्होंने बात कही। आगे चलो, थोड़ा स्पीड लिखो, बड़ा कम प्रकार है। उसके नीचे 2/1/1930 को 2/1/1930 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में यह निर्णय लिया, कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक ने यह निर्णय लिया, थोड़ा पानी जा क्या निर्णय लिया, पूर्ण स्वराज क्या लिखा है, कार्य समिति ने निर्णय लिया नंबर 1, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नंबर 2, प्रत्येक वर्ष प्रत्येक वर्ष प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब देखो इतनी चीजें ये रखी गई हैं 1929 के लाहौर अधिवेशन, लेकिन अभी एक इसमें खास बात छूटी है, कोई बताओ अगर मालूम हो। इसमें एक खास बात अभी छूटी है जो बहुत जरूरी है। इसमें एक लाहौर अधिवेशन में ही
एक तरफ ये बात चालू की गई, दूसरी तरफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात इसी समय हाँ यही पर ये इसी लाहौर अधिवेशन में नीचे लाहौर अधिवेशन में ही लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दे दिया गया। कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दे दिया। अब देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के लिए बात भी कह दी गई और उधर पूर्ण स्वराज का लक्ष्य भी रखा गया। अब बात करते हैं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये सभी बातें कहाँ हो रही, ये सभी लाहौर अधिवेशन में हो रही और वहां पर महात्मा गांधी भी थे। महात्मा गांधी भी थे, वो किनारे बैठे थे, उनको कांग्रेस ने जो क्या नाम सुभाष चंद्र बोस और इधर जवाहरलाल नेहरू इन सभी लोगों ने कहा कि आप बहुत चिल्ला चुके, अब आपसे कुछ नहीं होगा, अब हम अपने तरीके से काम करेंगे। वहां पर कार्यकारिणी परिषद को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की बात कही, लेकिन गांधी जी एक साइड में बैठ भी गए। उन्होंने अपना पेन डायरी निकाला, ये सब लोग बोल रहे थे और वो लिख रहे थे, वो सब अपने लगातार नोट कर रहे, कुछ न कुछ करते रहे और सब इन्हीं का सभी बातों को जब पूरी हुई तो उन्होंने कहा ये पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा है आपने, इसे प्राप्त कैसे करें। सीधी बात भाई, अभी डोमिनियन स्टेट तो मैंने ले नहीं पाया, तो आपने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा है। अब गांधी जी ने लास्ट में कहा कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा है आपने, इसे प्राप्त कैसे करोगे ये हमें बताओ। अब ना जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बात बताई, ना सुभाष चंद्र बोस बोल पा रहे। अब कह रहे हैं कि हाँ हमने कुछ रखा है और हिसाब किताब रखा। तब गांधी जी से बात कही गई, तब गांधी जी ने ही अपना ये निर्णय बताया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की बात कही। तभी इसी को तत्काल पारित भी कर दिया गया कि हम कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करेंगे, क्या करेंगे, आगे डालो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस के किस अधिवेशन में लागू किया गया, पारित किया गया था? किसने? लाहौर। देखिए कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन कब? 1929। लाहौर अधिवेशन 1929, दिसंबर 1929 डाल देना शब्द ज्यादा सही है। दिसंबर 1929 में इस आंदोलन को प्रारंभ करने की बात कही गई। 1929 में इस आंदोलन को प्रारंभ करने की बात कही गांधी ने। अब देखो जब इन्होंने इसे बात करने की बात कही, गांधी जी ने, देखो सब लोग कहते थे कांग्रेस में कि नहीं हम अपना आंदोलन शुरू कर देंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने नहीं बात सुनी। गांधी जी ने यहीं पर सबसे पहले लॉर्ड इरविन को चेताया, कहा कि हम पताका करेंगे। ये गांधी जी ने इरविन के सामने क्या किया कि इस बात पे लिए देखो ऐसे देखो, गांधी जी ने इरविन के समक्ष इरविन के समक्ष 14 सूत्री मांग 11 सूत्री मांग 14 की बात कर रहे हैं, 11 सूत्री मांग गांधी जी ने इरविन के समक्ष, ऐसे लिखना, गांधी जी ने इरविन के समक्ष, इरविन शब्द हमने नहीं लिखाया, गांधी जी ने इरविन के समक्ष
11 सूत्री मांग रखी। 11 सूत्री मांग रखी। 11 सूत्री मांग रखी जिसका प्रकाशन अपने साप्ताहिक, देखो गांधी जी ने 11 सूत्री मांग पत्र रखा और उसका प्रकाशन उन्होंने अपने साप्ताहिक समाचार पत्र यंग इंडिया में, जिसका प्रकाशन अपने साप्ताहिक समाचार पत्र यंग इंडिया में किया। जब यंग इंडिया में इसका प्रकाशन किया और कहा कि हमारी ये बातें मान लो, और इनका जो यंग इंडिया में जो 11 सूत्री मांगे हैं, इनका प्रकाशन जो है गांधी जी को, आपको और बता दें, गांधी जी की जो पत्रिका ये क्या है, साप्ताहिक पत्रिका है। इसका एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, इसे कब शुरू किया गया यंग इंडिया, कब? हाँ 1919। और कब तक हुआ ये? 1919 से लेकर के 1931 तक लगातार यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका छपती रही। नीचे डालो, यंग इंडिया का प्रकाशन गांधी जी ने, अच्छा यंग इंडिया का प्रकाशन गांधी जी ने, यंग इंडिया का प्रकाशन गांधी जी ने 1919 से 1931 तक लगातार किया था। विशेष तौर पर आप लोग पीसीएस आरओ वाले इस क्वेश्चन को जरूर अंडरलाइन कर लीजिए। अब देखो गांधी जी की 11 मांगे क्या क्या थी? अब उन्होंने देखो लॉर्ड इरविन ने कहा कि यदि हमारी 11 मांगे पूरी कर दो तो हम ये सब सत्याग्रह आंदोलन ना चलाएं। तो 11 मांगे उन्होंने क्या कही थी कि जो सैन्य प्रशासनिक खर्च है उसको 50% कर दो, आधा खर्च कर दो, मतलब खर्च घटा दो, आधी कटौती कर दो। तो सैन्य खर्च कर रहे हो तो पब्लिक का क्या होगा? दूसरी बात, लगान में 50% की कमी कर दो। नंबर 1 लिख लो नीचे, सैन्य खर्च व प्रशासनिक खर्च में 50% की कटौती। सैन्य खर्च व प्रशासनिक खर्च में 50% की कटौती। लगान में 50% की कमी की जाए। लगान में 50% की कमी की जाए। और कहा था जैसे अंग्रेज जो थे वो शराब और नशीली दवाएं खूब भारतीयों को प्रयोग कराते थे। कहा कि ये तुम शराब बेच के पैसा हम लोगों को बर्बाद कर रहे हो, नशीली दवाइयां बेच रहे हो, ये भी बंद करो। कहा पूर्ण शराबबंदी, ऐसे तो लिखना, पूर्ण शराबबंदी व नशीली दवाओं की बिक्री पर रोक। पूर्ण शराबबंदी व नशीली दवाओं की बिक्री पर रोक। नंबर 4, सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए। सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाए। भारतीयों को देखो, पहले तो राजनीतिक कैदियों पर, जितने राजनीतिक कैदी लेता है उनको छोड़ दो। दूसरी बात, भारतीयों के पास तो हथियार है ही नहीं, तुम जहां जाते हो गोली चला देते हो, हमारे पास सुरक्षा के लिए कुछ है ही नहीं, लाइसेंस भी रखने का अधिकार नहीं दे रहे। तो ये समस्या देखिए, भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने की अनुमति दी जाए। हथियार रखने की अनुमति दी जाए। नंबर 6, नमक कर समाप्त किया जाए। नमक कर समाप्त हो तथा नमक पर सरकारी एकाधिकार समाप्त हो। नमक पर सरकारी का अधिकार समाप्त हो। अगला नंबर, रुपए का विनिमय दर
रुपए की विनिमय दर, देखो जो विनिमय दर है, रुपए का महत्व बहुत अदला बदली हो गई। कहा कि 1 रुपए जो है वो बराबर नहीं, बहुत बड़ा अंतर हो रहा। रुपए की विनिमय दर 1 शिलिंग या 4 पेंस के बराबर हो। 1 शिलिंग, हाँ, विनिमय दर 1 शिलिंग या 4 पेंस के बराबर हो। पेंस शब्द लिखा है, 4 पेंस के बराबर हो। नंबर 8, तटीय यातायात 2 मिनट और लिख लीजिए, इसको पूरा हो जाएगा। तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाना चाहिए। नंबर 9, CID तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए। नंबर 9 का, देखो तटीय रक्षा विधेयक इसलिए था क्योंकि जब भारतीय व्यापार करने के लिए तट पर जाते थे तो ये लोग अंग्रेज लूट लिया करते थे। अंग्रेजों का सेफ्टी से बच जाता था, हम लोगों का लूट लिया जाता, इसलिए वहां पर विधेयक बनाने की बात कही थी। इसके आगे नंबर 9, CID पर सार्वजनिक नियंत्रण किया जाए। CID पर सार्वजनिक नियंत्रण किया जाए, जबकि कुछ किताबों में ऐसे शब्द लिखा होगा CID को समाप्त किया जाए, लेकिन समाप्त नहीं, CID पर सार्वजनिक नियंत्रण किया जाए। CID पर सार्वजनिक नियंत्रण किया जाए। नंबर 10, रक्षात्मक शुल्क लगाया जाए। रक्षात्मक शुल्क लगाया जाए। रक्षा सुरक्षा के लिए जो अगर माला लूटा जाए तो उसकी जिम्मेदारी। रक्षात्मक शुल्क लगाया जाए। विदेशी वस्त्रों के आयात को नियंत्रित किया जाए। विदेशी वस्त्रों के आयात को नियंत्रित किया जाए। साथ में लास्ट लिखो, डाक आरक्षण विधेयक पास किया जाए। डाक आरक्षण विधेयक पास किया जाए। इतनी मांगे उन्होंने लॉर्ड इरविन को लिखकर भेजी और कहा गांधी जी ने 11 मांगों को मनवाने के लिए, अब बात सुन लो, बाद में लिखना, गांधी जी ने इन 11 मांगों मनवाने के लिए 31/1920 डाक आरक्षण विधेयक पेश किया है। अब 31/1 तक का समय दिया लॉर्ड इरविन को समय दिया, लेकिन लॉर्ड इरविन ने इनकी बात नहीं मानी। अब जब नहीं मानी तब गांधी जी ने, और उन्होंने जवाब भी उल्टा दिया, पत्र लिख करके उन्होंने, बात सुनो खाली 1 मिनट, जब पत्र लिख करके उन्होंने कहा, लेकिन जवाब तो दिया, बहुत गलत तरीके से जवाब दिया। तब गांधी जी ने यहीं पर कहा था, मैंने रोटी मांगी थी, मुझे बदले में पत्थर मिले। ये शब्द यहीं पर लॉर्ड इरविन के बारे में उन्होंने कहा, मैंने रोटी मांगी थी लेकिन बदले में मुझे पत्थर मिले। जब उनकी बात भी नहीं मानी जाती है तब सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम बन जाता है। पहले धरती मार्च, फिर सविनय अवज्ञा कार्यक्रम, और ये जहाँ पर दिक्कत लगे वो पूछ लीजिएगा।